MG इंडिया ने आज लॉन्च कर दी है एक नहीं दो नई गाड़ियां। पहली है MG हेक्टर टोमाहॉक EV जो कि एक प्रॉपर EV है, और दूसरी है MG हेक्टर टोमाहॉक PHEV जो कि एक प्लग इन हाइब्रिड EV है। तो इसमें आपको इंजन भी मिलता है और बैटरी पैक भी मिलता है। एंड हियर इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दीज टू कार्स। और आइए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ रियर प्रोफाइल से, जो कि काफी सिंपल है। बड़ा सा MG का लोगो आपको मिलता है यहाँ पे। जो ये DRLs या टेल लैंप आप कह सकते हो, ये काफी एरो इंस्पायर्ड है। हेक्टर टोमाहॉक की बैजिंग हो गई और EV की बैजिंग हो गई और ADAS की बैजिंग हो गई, क्योंकि आपको ADAS मिलता है इसमें। नीचे यहाँ आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं रियर बम्पर के ऊपर, और ऊपर आपको मिलता है ये बड़ा सा स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, और हाँ, रियर वॉशर वाइपर सेटअप भी है। नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, तो सबसे पहले आप नोट करोगे कि आपको काफ़ी थिक बॉडी क्लैडिंग मिलती है यहाँ व्हील आर्चेस के ऊपर। और कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना, मुझे मारुति ब्रेज़ा की याद दिला रहा है। आपको भी दिला रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 18 इंच के आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं ड्यूल टोन में, 225/55 प्रोफाइल के टायर के साथ। दिखने में कैसे लग रहे हैं? मुझे तो ठीक ठाक लग रहे हैं। और हाँ, नोट करिए, आपको जो ब्रेक कैलिपर्स है ना, वो भी रेड कॉन्ट्रास्ट में दिए हुए हैं। लवली, थोड़ी सी स्पोर्टी डिटेल है इसमें। नाउ जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी सिंपल और क्लीन है, और इतने ज़्यादा कुछ बड़ी कैरेक्टर लाइंस आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। बट येस, डोर्स में आपको बड़ी बड़ी बॉडी क्लैडिंग जरूर दिखेगी। बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, जिस वजह से काफ़ी अच्छी खासी सनलाइट इसमें एंटर होगी, तो आप अगेन एयरी फील करोगे। क्लोस्ट्रोफोबिक इसके कैबिन में फील नहीं करोगे। डोर हैंडल्स के ऊपर आप नोट कर सकते हो कि आपको क्रोम स्ट्रिप दी हुई है, जैसा कि हमने हेक्टर में भी देखी थी। और यहाँ पे आपका बटन भी हो गया लॉक अनलॉक करने के लिए। चंकी ORVMs है। इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। 360 डिग्री कैमरा इसमें इंटीग्रेटेड है। अगेन फ्रंट व्हील आर्च के ऊपर भी आपको बॉडी क्लैडिंग मिल रही है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट। तो यहाँ फ्रंट हेडलैम्प्स में आपको बीकन हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है, और जो DRLs हैं ये रियर टेल लैम्प से मिलते जुलते हैं। हालांकि यहाँ फ्रंट में इन दोनों के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी ये दिखने में काफ़ी हद तक एरो जैसे लग रहे हैं। और ये आपके इंडिकेटर्स हो गए। रियल एयर वेंट्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और क्योंकि ये EV है तो जो ग्रिल है वो शर्ट है। थोड़ा सा यहाँ आपको एयर डैम में एयर के लिए स्पेस मिलता है। अदरवाइज़ जो पूरा का पूरा फ्रंट प्रोफाइल है वो शर्ट है, और जो MG लोगो है यहाँ पे ग्लो भी करता है। और अब बात करते हैं कि बॉनेट के अंदर आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको किसी तरह की फ्रंक नहीं मिलती है, विच इज़ लाइक अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इतना सारा स्पेस है। फ्रंक यहाँ पे आराम से प्लेस की जा सकती थी। हाँ, आप इजीली जो बैटरी मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको देख सकते हो। आपको मोटर भी दिख रही होगी नीचे, और थोड़ी सी वो गंदी भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है। अगेन फ्रंक इजीली लगाई जा सकती थी। लेकिन हाँ, इस बे का इतना बड़ा होने का कारण है PHEV, क्योंकि वहाँ पे इस बे के अंदर इंजन को प्लेस किया गया है। इसकी बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं आपको इसकी स्पेक्स बता दूं। तो 150 किलोवाट यानी कि 204 हॉर्स पावर इसकी मोटर डेवलप करती है। इसके साथ आपको एक 69.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। LFP बैटरी पैक है, और जो रेंज है MG का क्लेम है 517 किलोमीटर्स तक ये आप सिंगल चार्ज में चला सकते हो। EV है तो क्विकली चार्जिंग की बात भी कर लेते हैं। तो टोमाहॉक EV बेसिकली 90 किलोवाट तक के DC फास्ट चार्जर को एक्सेप्ट कर सकती है, जिससे 30 to 80% तक ये 35 मिनट्स के अंदर चार्ज हो सकती है। और अगर आप इसको 7.4 किलोवाट के AC चार्जर से घर पे चार्ज करते हो, तो 0 से 100% तक चार्ज होने में इसको 12.5 घंटे का टाइम लगेगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर। तो जैसा कि आप नोट कर सकते हो, यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर आपको सॉफ्ट टच लेदरेट मिल रहा है, और जो एयर वेंट्स हैं ये काफ़ी रगेड लुक दे रहे हैं। एंड बड़ी सी टच स्क्रीन आपको मिलती है, 15.6 इंचेस की लैपटॉप स्क्रीन जितनी बड़ी है ये। और इसी के अंदर आपको सारे के सारे कंट्रोल्स आपकी गाड़ी से रिलेटेड मिलेंगे, जैसे कि हमने विंडसर EV में देखा है। लेकिन गुड थिंग इज़ कि AC के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे फिजिकली दिए हुए हैं। तो टॉगल स्विचेस हैं आपके लिए, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, AC ऑन ऑफ करने के लिए। एयर वेंट्स यहाँ नीचे जो है काफ़ी स्लीकली प्लेस किए गए हैं, और स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ दिया गया है। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका काफ़ी अच्छे से लेड आउट है। तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है, 50 वाट का है, और दूसरा आप यहाँ पे नॉर्मल अपना फ़ोन रख सकते हो। थोड़ा सा और स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे भी स्टोरेज है। कप होल्डर्स की प्लेसमेंट भी अच्छी है। यहाँ आर्म रेस्ट के नीचे आपको अच्छा खासा डीप स्टोरेज मिलता है। हालांकि ये जो आर्म रेस्ट है इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। नीचे भी यहाँ आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलती है, तो यहाँ पे भी आप अपने बड़े बड़े हैंड बैग्स वगैरह रख सकते हो। फ्रंट की दोनों ही सीट्स में आपको वेंटिलेशन मिलती है, दोनों ही पावर्ड हैं। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, लेदर रैप्ड है, और यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जिनसे आप अपने डिजिटल डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। डिजिटल डिस्प्ले बाय द वे अभी गाड़ी ऑफ है तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन काफ़ी मिनिमलिस्ट है। इसमें प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाती है, लेकिन काफ़ी मिनिमलिस्ट अप्रोच है इसकी। और इधर आपके मीडिया के कंट्रोल्स हो गए, और इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम इसमें आपको मिलता है। बाकी रही बात अपहोल्स्ट्री की, तो जैसा आप नोट कर सकते हैं यहाँ सीट पे डैशबोर्ड के ऊपर आपको लाइट टैन कलर मिलता है, ऊपर आपको ब्राइट अपहोल्स्ट्री मिल रही है। एज अ रिजल्ट
इसका जो कैबिन है काफ़ी ज़्यादा एयरी लगता है, काफ़ी वेलकमिंग लगता है। बाकी फीचर्स वाइज भी इसकी लिस्ट काफ़ी अच्छी खासी है। तो जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, फ्रंट की सीट्स में वेंटिलेशन मिलती है, बड़ी सी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, प्लस ADAS फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। सेफ्टी के लिए ABS EBD 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं। बाकी सारी डिटेल्स आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड रो, तो सबसे पहले आप नोट करोगे कि आपको फ्लैट फ्लोर मिलता है, तो इधर उधर मूव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ये जो सेकंड रो बेंच है इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, तो 3 लोग यहाँ पे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा चंकी आर्मरेस्ट भी मिलता है कप होल्डर्स के साथ। एयर ब्लोअर की सेटिंग आपको यहाँ पे मिलती है सेकंड रो के लिए। नीचे आपको टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, USB पोर्ट भी दिया हुआ है, थोड़ी सी स्टोरेज है यहाँ डाउन, और यहाँ सीट के पीछे भी ठीक ठाक स्टोरेज आपको मिलती है। डोर पिन का साइज़ भी ठीक ठाक है, तो पानी की बॉटल्स यहाँ पे आप आराम से रख सकते हो। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल हेडरेस्ट है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, एयर वेंट्स यहाँ ऊपर माउंट किए गए हैं। ये जो सेकेंड रो बेंच है इसको आप स्लाइड भी कर सकते हो आगे पीछे, तो अगर कोई पीछे बैठेगा उसको आप एक्स्ट्रा स्पेस दे सकते हो, और इसको रिक्लाइन भी अपने हिसाब से कर सकते हो। और रिक्लाइन एंगल एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल, जैसा भी आपको लगे उतना आप कर सकते हो। और हाँ, आपको सनशेड्स या फिर सन ब्लाइंड्स बोल लीजिए, वो भी मिलते हैं। स्पेस वाइज हेडरूम की कोई कमी नहीं है। नी रूम आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, तो ओवरऑल स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। नाउ थर्ड रो सीट में एंट्री करने के लिए आपको इस सीट को टम्बल डाउन करना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो। और अब आपको जो ये एंट्री पैसेज मिल रहा है ये एक्चुअली डिसेंट इनफ है। और अब देखते हैं कि थर्ड रो में एक्चुअली स्पेस आपको कैसा मिलता है। विड्थ वाइज तो यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है, तो टेक्निकली यहाँ पे 2 लोग आराम से एडजस्ट तो कर लेंगे साइड बाय साइड, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबली बैठना है तो आपको इस सीट को थोड़ा सा आगे को रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो ये नी रूम है इतना खास अच्छा नहीं मिलता है। और अंडर थाई सपोर्ट भी आप नोट कर सकते हो, नॉट वेरी ग्रेट। हालांकि इस सीट का जो रिक्लाइन एंगल है अच्छा है, और हेडरेस्ट भी है आपके पास, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी है, और हाँ कप होल्डर्स भी हैं, और एयर वेंट्स यहाँ ऊपर प्लेस किए हुए हैं। बूट स्पेस वाइज तो आपको पावर टेलगेट मिलता है, ठीक ठाक स्पीड है इसकी। तो अगर ऑल 3 रोज अप हैं 192 लीटर्स की बूट मिलती है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को लिटा सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, और तब आपको मिल जाएगी 528 लीटर्स की बूट अगर आप 7 सीटर वर्जन लेते हो। वहीं अगर आप 5 सीटर वर्जन लेते हो तो उसमें आपको 610 लीटर्स की बूट मिलती है, और उसमें अगर आप सेकेंड रो सीट को फोल्ड कर दोगे तो आपको काफ़ी मैसिव 1000 लीटर्स से ज़्यादा का कार्गो स्पेस मिलता है। और अब क्विकली मैं आप लोगों को हेक्टर टोमाहॉक PHEV भी दिखा देता हूँ। तो फ्रंट से काफ़ी सिमिलर फेशिया है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपको ग्रिल मिलती है, क्योंकि इंजन के लिए ग्रिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके एयर इनटेक के लिए। ऊपर जो यहाँ पे MG लोगो है ये भी इल्यूमिनेट होता है, और हेडलैम्प्स अगेन सिमिलर सेटअप आपको मिलता है, बेकन और सिमिलर DRLs। थोड़ा सा ग्रिल के साथ मैच करने के लिए ये पोर्शन को ब्लैकड आउट कर दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको रियल एयर वेंट्स मिलते हैं। हालांकि यहाँ फ्रंट बम्पर पे आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी दिया गया है, और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द साइड, तो आप नोट करोगे कि आपको 18 इंच के अलॉय रिम्स मिलते हैं। उनका जो डिज़ाइन है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे भी आपको रेड मिलते हैं। अगर आप रूफ पे नोट करोगे तो जहाँ EV में आपको ब्लैकड आउट रूफ मिलती है, अगर आप ड्यूल टोन कलर ऑप्शन लेते हो तो यहाँ पे आपको वाइट में मिलेगी, जिस वजह से जो ये रूफ रेल्स हैं थोड़ा सा ऐसे फ्लोटिंग इफेक्ट देते हैं। एक और मेजर डिफरेंस है यहाँ इंटीरियर में। तो जहाँ EV में आपको लाइट टैन अपहोल्स्ट्री मिलती है सीट्स के साथ, यहाँ पे आपको डार्क अपहोल्स्ट्री मिलती है सीट्स के लिए। हाउएवर उसके अलावा जो आपका रूफ लाइनर हो गया वो ब्राइट है, तो कैबिन थोड़ा बहुत यहाँ पे भी एयरी फील होता है, लेकिन उतना एयरी फील नहीं होता जितना कि EV में होता है। एंड ऑनेस्टली मुझे पर्सनली ना EV का इंटीरियर थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगा। बूट स्पेस वाइज तो यहाँ भी आपको पावर टेलगेट मिलता है। नाउ द थिंग इज़ कि जहाँ EV आपको 5 सीटर या 7 सीटर कन्फिग्रेशन में मिलती है, ये PHEV आपको सिर्फ 7 सीटर कन्फिग्रेशन में मिलेगी। तो जब सारी की सारी सीट्स आपकी अप होंगी 192 लीटर्स, लेकिन जब आप थर्ड रो को लिटा दोगे, फोल्ड कर दोगे, तो 528 लीटर्स जैसा कि उसमें मिलता है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, द पावर ट्रेन। तो जहाँ EV की जो पूरी की पूरी इंजन पे है या बे है वो खाली खाली लगती है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक 1.5 लीटर का एटकिंसन साइकिल इंजन मिलता है, 100 हॉर्स पावर डेवलप करता है, और इसके हाइब्रिड सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक मोटर है लगभग 200 हॉर्स पावर डेवलप करती है। नाउ जब ये दोनों कंबाइन अपनी पावर रोड पे आउटपुट करते हैं तो ये गाड़ी 0 to 100 तक 9 सेकेंड्स के अंदर एक्सेलरेट कर सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक फुल टैंक फ्यूल में, प्लस अगर बैटरी फुल चार्ज है तो ये गाड़ी 1100 किलोमीटर्स तक चल सकती है। हाँ, हालांकि अगर आप EV मोड में चलाना
चाहते हो तो ये सिर्फ 115 किलोमीटर्स तक चलेगी, क्योंकि इसमें आपको 20.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो कि छोटा है। तो यस, रेंज भी कम मिलती है, लेकिन सिटी यूसेज के लिए वो जो रेंज है मोर देन सफिशिएंट है। तो अपना कम्यूट करो, घर पे आके चार्ज करो, आपको फ्यूल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइडिया ये है कि जब भी आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल करोगे तब आपके लिए ये जो इंजन है, ये कह लीजिए कि आपकी रेंज एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए ये इंजन यहाँ पे दिया गया है। और ये इंजन टेक्निकली कंबाइंड आपको 22 kPa से ज़्यादा के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकता है, अगर हम ईवी रेंज और फ्यूल एफिशिएंसी कंबाइन कर ले तो। हालांकि इसकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी खासी है। नाउ चार्जिंग स्पीड वाइज PHEV 25 किलोवाट तक के DC फास्ट चार्जर को एक्सेप्ट कर सकती है, जिसका मतलब ये 30 to 80% तक आप इसको 35 मिनट्स के अंदर चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको 3.3 किलोवाट के AC चार्जर से चार्ज करोगे तो 100% तक चार्ज होने में इसको 7 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। और अब फाइनली बात करते हैं प्राइसेस की भी। तो MG हेक्टर टोमाहॉक EV के एक्स-शोरूम प्राइसेस 19.49 लाख रुपीस से शुरू होते हैं। इंट्रोडक्टरी हैं तो इसलिए अभी कम है, धीरे धीरे आगे जाके बढ़ भी सकते हैं। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इसको बैटरी एज अ सर्विस के साथ भी ऑप्ट कर सकते हो। 14 लाख कार का प्राइस होगा, प्लस बैटरी के लिए आपको रेंट पे करना पड़ेगा 4.9 रुपीज़ पर किलोमीटर। और वहीं MG हेक्टर टोमाहॉक PHEV के एक्स-शोरूम प्राइसेस 25.70 लाख रुपीस से शुरू होते हैं। एंड सरप्राइज, इसमें भी आपको बैटरी एज अ सर्विस का ऑप्शन मिलता है। तो एक्स-शोरूम प्राइसेस बैटरी एज अ सर्विस के साथ शुरू होते हैं 21.79 लाख रुपीस से, प्लस बैटरी रेंटल चार्जेस 3.2 रुपीज़ पर किलोमीटर। और अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि अभी तक एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV जो आपको मार्केट में मिलती थी, महिंद्रा की XEV 9S, अब आपके पास एक और ऑप्शन आ गया। ये कहूँ कि 2 और ऑप्शन आ गए हैं टेक्निकली। तो अब सवाल है आप लोगों से कि आप XEV 9S के ऊपर अपना पैसा लगाना पसंद करोगे या फिर MG की हेक्टर टोमाहॉक EV या फिर PHEV के ऊपर। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और कैसी लगी आप लोगों को ये दोनों ही गाड़ियाँ, उसके ऊपर भी अपने कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे वीडियोस देखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।